तो कल हमने ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में पढ़ा है ना, मस्टर्ड ऑयल वगैरह। उसके बाद आज हम, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फैमिलियर रहता है ना, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, आज से फैमिलियर। तो उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे रेनन टूलेसी। कौन सा हम पढ़ेंगे? रेनन टूलेसी। वैसे शुरुआत तो बैंकब और हुकर के अनुसार किसकी की गई थी? रेनन टूलेसी फैमिली की गई थी। लेकिन रेनन टूलेसी फैमिली जो है वो आज भी है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हम लोग को। लेकिन हमने कहाँ से स्टार्ट किया? जहाँ से शुरुआत हमारी समझ में आ जाए, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ से शुरू किया? रेनन टूलेसी फैमिली। कुल रेनन टूलेसी की बात की जाए तो ये सबसे आगे होता है। और ये कौन सा वर्ग है? तो इसका सबसे पहले से बटरकप कुल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेनन टूलेसी राणा शब्द से लिया गया। और राणा जो है वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का या लैटिन लैंग्वेज का। ग्रीक जो कंट्री है जहाँ ये बोली जाती थी भाषा, अब नहीं बोली जाती क्योंकि लोग तो है पर भाषा नहीं बोलते, ठीक है। तो ये कुल जो है रेनन टूलेसी कुल, या इसे क्या कहते हैं? बटरकप कुल। जैसे ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, सॉरी, है ना, क्रूसीफेरी कुल कहो या ब्रेसिकेसी कहो, एक ही के दो नाम है। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? सरसों कुल। क्या हो गया? बटरकप कुल, ठीक है। अब बटरकप कुल की बात करें तो सबसे पहले आगे इसमें क्या होगा? प्रभाव वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण में सबसे पहले प्रभाव, क्योंकि हमें जगत तो पता है भाई, बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट ही तो होगा, सब जगह पादप जगत ही तो आएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका प्रभाव, ठीक है। तो प्रभाव कौन सा है भाई? एंजियोस्पर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मी, ठीक है। क्यों एंजियोस्पर्म क्यों है? क्योंकि इसके जो बीज होंगे वो आवृत होंगे, आवृत बीज ही है ना, तो अब उसको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्मी। प्रभाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन। और अगर जंतुओं में पढ़ रहे होते तो क्या कहते हैं? फाइल। एंजियोस्पर्मी, ठीक। उसके बाद रेनन टूलेसी की उपप्रभाग डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन कब कहते हैं? जब बीज पत्र दो होते हैं और पुष्प जो है वो पंचतयी होते हैं। अब यानी कि प्रभाव के बाद क्या आएगा? उपप्रभाग। इसका उपप्रभाग है, उस उपप्रभाग का नाम क्या है? डाइकोटिलेडन। एंजियोस्पर्मी क्यों कहेंगे? क्योंकि आवृत बीज। डाइकोटिलेडन क्यों कहेंगे? दो बीज पत्र और जो पुष्प है पंचतयी होगा, है ना, यानी कि उसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है वर्ग। वर्ग इसमें पॉलीपेटेली। वर्ग पॉलीपेटेली कब कहेंगे? जब बाह्यदल और दल एक दूसरे से अगर जुड़े होते हैं, तो जुड़ने को क्या कहते हैं? गैमस। तो क्या बोलते हैं उसे? गैमोपेटेली। लेकिन उसे क्या बोलेंगे? गैमोपेटेली नहीं, पॉलीपेटेली कब कहेंगे? जब बाह्यदल दल से लगे हुए ना हो, स्वतंत्र।
बाह्यदल और दल दोनों क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और उसके बाद श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला हेल्मी फ्लोरी। श्रृंखला हेल्मी फ्लोरी तब मानी जाती है जब उसमें पुष्प जायांगधर होता है। ऊपर की ओर है ना, डिस्की फ्लोरी पड़ी थी, जैसे इसमें डिस्क होती है, यहाँ डिस्क तो नहीं होती है। ठीक, उसके बाद अगला श्रृंखला की बात है गण। गण रेनियल्स कहा जाएगा। रेनियल्स गण में वही पौधे आते हैं जिसमें असंख्य पुंकेसर होते हैं और मुक्त होते हैं एक दूसरे से, और अंडक जो है वो वियुक्तांडकी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अंडक का मतलब क्या होता है, अंडाशय के अंदर जो क्या है, बीजांड है। ठीक है, तो गण क्या है इसका, रेनियल्स। ठीक, अब उसके बाद आगे बात करें तो क्यों कहा इसको रेनियल्स कब रखा जाएगा, जब पुंकेसर असंख्य मुक्त और अंडक युक्तांडक। जब पुंकेसर असंख्य और असंख्य होने के साथ, जब पुंकेसर पहली बात तो क्या असंख्य हो, दूसरी चीज जो पुंकेसर है वो मुक्त। और व्युत्तांडकी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगला जो है वो क्या आता है कि कुल। कुल कौन सा हो गया, रेनन कुलेसी। ठीक है, तो कुल रेनन कुलेसी की बात करें तो आगे क्या है कि जो रेनन कुलेसी कुल है उसके लाक्षणिक गुण को इधर लिखते हैं। कैसे पहचानोगे आप कि ये पौधा जो भी आपने ढूंढा है, आपको देखने को मिला है, वो रेनन कुलेसी में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, उसके लिए पहचानना जरूरी है। कुछ पौधे जो होते हैं वो शाकीय होते हैं। शाकीय का मतलब क्या होता है कि जो पौधे हैं उसमें लकड़ी नहीं होगी, वुडन कंडीशन नहीं होगी। पहले क्या आएगा, पादप। पादप कैसे होते हैं, पादप के बाद अगला आता है पत्तियां कैसी होती है, एकांतर क्रम में होगी और अनअनुपर्णी या पत्तियां कैसी होंगी, एकांतर। एकांतर का मतलब पत्ती इस तरीके से लगी होगी, एक यहाँ लगी होगी तो दूसरी इधर लगी होगी इस दिशा में, तीसरी इधर लगी होगी, चौथी इधर लगी होगी, ये एकांतर। ठीक है, पत्तियां अनअनुपर्णी होती है, यानी पत्तियों के साथ जो एक अधिवृद्धि लगी रहती है, अनुपर्णी जैसे पत्ती है जिसके साथ कई बार ऐसी संरचना लगी होती है तो उसे अनुपर्णी कहते हैं। वो अनुपर्णी इसमें नहीं, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, अनअनुपर्णी। उसके बाद पुष्प क्रम। पुष्प क्रम इसमें लगभग सभी तरह के असीमांशी, ससीमांशी, सभी प्रकार के पुष्प क्रम के आधार पर आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो पुष्प क्रम के अलग अलग तरीके के पुष्प क्रम देखने को मिलते हैं, सभी के बजाय हम देखते हैं विभिन्न प्रकार से ज्यादा विभिन्न प्रकार की। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो पुष्प जो है वो कैसा होता है, जायांगधर
और पुष्प में मकरंद कण उपस्थित होती है ना, यानी पत्ती होती, इसके अलावा मकरंद यानी कि जिसको पराग यानी कि जो भंवरे लेते हैं तितलियां और कीट जो कीट पतंगे खाते हैं रस चूसते हैं ना, उसी को मकरंद कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प जो जैसे भाई व्यायाम घर है इसीलिए तो उसको थेरेपी फ्लोटिंग में रखा है, वरना तुम क्यों रखते? तो व्यायाम घर एक बार। दूसरी चीज पुष्प जो है वो कैसे होंगे, मकरंद पत्तियों मकरंद पर पर्ण यानी फूल के अंदर एक दल ऐसा होगा जिसमें मकरंद होगा। ठीक है, कुमंग कुमंग मतलब होता है नर संरचना, अनगिनत होंगे, स्वतंत्र होंगे और सर्पिल क्रम में। सर्पिल क्रम में मतलब ऐसे लगे होंगे, ये लगे फिर ये लगे फिर ये आगे बढ़े, यानी कुल मिला के ये इस कंडीशन स्पाइरल जैसे सीढ़ियां होती हैं इस तरीके से। असंख्य है और असंख्य होने के साथ साथ क्या है, सर्पिल चक्र में व्यवस्थित। सर्पिल चक्र उसके बाद उमंग हो गया, पुष्प हो गया, फिर जायन की बात करें तो बहुअंडपी और युक्तांड सॉरी व्युक्तांडपी क्या होगा, व्युक्तांड जायन व्युक्तांड। और व्युक्तांडपी होने के साथ साथ कैसा होगा, बहुअंडपी। मतलब बहुत सारे अंडक होंगे, बहुत सारे बीजांड होंगे और एक दूसरे से कहीं से किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे। उसके बाद फल, फल एग, बेरी और फॉलिकल। एग मतलब एग, बेरी और फॉलिकल। देखो फल दो तीन तरीके के आप पढ़ोगे, संयुक्त फल और नॉर्मली जो होते हैं फल, बेरी वगैरह जैसे बीज होते हैं। ठीक है, जैसे अक्षिल फल होते हैं, जैसे आम को अक्षिल बोला जाता है। ठीक है, बेरी में बहुत सारे बीज होंगे और एक ही में खट्टे होंगे वो। ठीक है ना, जैसे टमाटर वगैरह हो गया। तो ये सब आपका कुछ पेपर कवर कर जाएगा, ये क्या है। उसके बाद आगे बात करें हम कि प्रकृति की बात करें तो जैसे लगभग 50 वंश और 2000 जातियां पूरे विश्व में है और ये ठंडे इलाकों में उगता है, केवल पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में भी होगा तो पहाड़ी इलाकों में होगा और कहीं नहीं होगा। जैसे भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश माना जाता है, वैसे तो इंडिया तरह की जलवायु है, लेकिन ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो उष्ण कटिबंधीय स्थिति होगी। लेकिन यहाँ के भी जो ठंडे इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल है ना, या पश्चिमी हिमालय और खासिया जयंती ना महाराष्ट्र की जो उस तरफ कर्नाटका, मतलब कुल मिला के जो पहाड़ियां है वहीं पर मिलेगा। जैसे गैलेक्टिनियम, रेननकुलस, नाइसिला। ठीक है, ये कुछ पौधे हैं जो शोभाकारी होते हैं, सुंदर सुंदर फूल आते हैं, इसलिए देखने में सुंदर लगने की वजह से ये मैदानी इलाकों में लगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमेशा थल पर ही नहीं, जल में भी, जैसे रेननकुलस एक्वाटिस एक जलोद्भिद पौधा होता है। ये जलोद्भिद शब्द का ब्रीफली डिटेल पढ़ोगे अपने सेकंड पेपर में को रखोगे। पौधे होते हैं मरुद्भिद, जलोद्भिद। ठीक है, यानी वो जल में होते हैं। ठीक है, वो जलोद्भिद। और जो थल में है वो उसमें भी फिर टाइप होते हैं मरुद्भिद, यानी जैसे नागपुर वगैरह है मरुद्यान, मरुद्यान मतलब होता है। ठीक है, 05 वगैरह ये सब वहाँ कुछ चैप्टर आप देखेंगे, अभी हम वहाँ पर नहीं करते। ठीक है, तो वृक्ष जो है वो फिर उसके बाद आगे है कि ये तो क्या इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वितरण कहाँ कहाँ है।
आप देखो उसमें कि कहाँ कैसे वितरण है, तो ये कहाँ मिलेगा, ठंडे इलाके। और ठंडे इलाकों के अलावा पहाड़ियों पर, गर्म भी है तो वहां भी पहाड़ियों पर, ठीक है। और पहाड़ियों पर ही उगेगा तो उसका जो है टोटल 50 वन और 2000 कितने, अब तक लगभग कितने उगेगा, 50 वन और 2000 जातियां हैं, ठीक है। इसके अलावा शरद ऋतु में शुभकारी पौधों के रूप में मैदानी इलाकों में कई वंश को उगा लेते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो लगभग 20 वंश, ठीक है, 50 में से 20 वंश और 155 जातियां जो है पहाड़ी इलाकों में इंडिया में मिलती हैं। ये तो पूरे विश्व में है, भारत में 20 वंश और लगभग 155 जातियां होती है भारत में पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। और ज्यादातर ठंडे इलाकों में होते हैं। एक वर्षीय बहुवर्षीय होते हैं। एक वर्षीय का मतलब देखो, एक वर्षीय का मतलब 1 साल में नहीं, पौधा पूरे जीवन काल में, एक पौधा अपने संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार फ्लावरिंग दे रहा है, कितनी बार फ्रूटिंग कर रहा है, यानी पौधा अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार फल और फूल देगा, उसे हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। जैसे एक बार दिया पूरे जीवन काल में, अब चाहे वो 12 साल में दे या 6 महीने में दे, वो एक वर्ष फूल है, 5 से 12 साल के एक बार फूल दे, फिर भी एक वर्ष में रखा जाता है, ठीक। तो एक वर्ष का मतलब क्या हो गया, पूरे जीवन काल में एक बार जो फल दे और फूल दे। बहुवर्षीय जो चाहे लाइफ टाइम कितना ही हो, ईयरली वाइज नहीं चलता, पूरे जीवन काल में कितने समय में वो फ्रूटिंग दे रहा है, फल और फ्लावरिंग दे रहा है, यानी फल दे फूल दे रहा है, फिर उसका फल आ रहा है, वो 3-4 बार दे रहा है तो वो बहुवर्षीय होता है, ठीक है, एक से अधिक दे रहा है। फिर उसके बाद कुछ पौधे जैसे नाइजिला डोमेसेना, डेल्फिनियम, रेननकुलस, एक्वालिजिया, ठीक है, एकोनिटम, सिम्सिफ्यूगा, हिलिगोरस, ये सब जो पौधे हैं वो एक वर्षीय और बहुवर्षीय प्रकार के हैं। पियोनिया का पौधा होता है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली जो जड़ है वो मूसला जड़ होती है और सीखनी नष्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर उस सीखनी नष्ट होने के बाद क्या होगा, पहले मूसला जड़ है, फिर उसकी जगह कौन आ जाएगी, अपस्मानिका यानी झकड़ा जड़, ठीक है। और फिर क्या होगा, बहुत सारे और भी पौधे हैं जिसमें जड़ें कंदिल होती है। कंदिल मतलब जैसे शकरकंदी क्या है, कंदिल है ना, तो फूली हुई है ना, इस तरीके से भी जड़ें होती है। तने की बात की जाए तो वाइट भी होता है, मतलब भूमि पर ऊपर उगेगा। बेलनाकार शाख के ऊपर की ओर उठा हुआ शाखी होता है, कुछ पौधों में शाखी मतलब दूसरे ज्यादातर पौधे को बिना लकड़ी वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें तना जो थोड़ा सा वो बूढ़ी यानी काष्ठी हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है। एक्टिया, एक्टिया का एक पौधा है जिसमें संवहन फूल व्यवस्थित होने चाहिए रिंग में, एंजियोस्पर्म की वजह से, लेकिन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि रेननकुलस का ऐसा गुण बताइए जो उसे आद्यद्विबीजपत्री मानता है, तो इसका इम्पोर्टेंट नोट डाल देते हैं यहाँ पे, है ये हमें पता है। रेननकुलेसी फैमिली का जो प्लांट है रेननकुलस, वो एंजियोस्पर्मी है, यानी ज्यादातर रेननकुलेसी की फैमिली में पौधे जो हैं वो भाई सभी पौधे रेननकुलेसी के जो है वो एंजियोस्पर्मी है, मतलब बीज उनके आप होते हैं। दूसरी चीज वो डाइकोटिलेट नहीं है, यानी 2 बीज पत्र होते हैं, लेकिन 2 बीज पत्रियों की तो हम पढ़ चुके हैं कि जो तना है उसमें संवहन फूल व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि बिखरे हुए संवहन फूल तो एक बीज पत्री होने की निशानी है, लेकिन इसमें दोनों के गुण देखने को मिल जाते हैं कि भाई जो संवहन फूल है वो तो बिखरा हुआ मिलेगा, लेकिन बीज पत्र फिर भी 2 मिलेंगे, है ना, ये दोनों के तरह यानी भी
करने के संबंध पता लगा जड़ देना। कली में समान फूल बिखरे हैं और जो बिखरे हुए और बीजपत्र दो है। तो समान फूलों का बिखरा होना एक बीजपत्री होने की निशानी है और बीजपत्र दो होना भी बीजपत्री की निशानी है। इसलिए माना जाता है कि शायद बीजपत्री से एक बीजपत्री बनी होगी, यानी कि पहले इस श्रेणी की जटिलता रही होगी पुष्प वगैरह की और फिर उसके बाद सरलता में आगे होगी। ठीक है, एक बीजपत्री वगैरह भी बन गई। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो होती है वो उलझ रेडिकल होती है, यानी जड़ से सीधे निकली हुई। कुछ जो है वो तने पर जाके लगती है, ज्यादातर पत्तियां डायरेक्ट जड़ से निकली हुई रहती है। एक या तो एकांतरित होंगी, यानी अभी बताया था ना एकांतरित इधर ऐसे, या कुछ क्रॉसित होती है ऐसे इसके सामने ये, अगर इसके सामने ये है ना तो अगली पत्ती ऐसे होगी, एक पीछे होगी और एक यहाँ आगे होगी, यानी ऐसे समझो। अगर जैसे ये तना है तो इसमें पत्ती है, ठीक है, एक पत्ती इधर लग गई और दूसरी पत्ती इधर लग गई, तो अगली जो दो पत्तियां होंगी ना वो इसके 90 डिग्री पर, एक यहाँ लगेगी और एक पीछे लगेगी। समझ में आ रही है बात? यानी ऊपर से देखोगे तो दो पत्ती अगर ऐसे दिखाई देंगी तो आगे नीचे की दो पत्तियां इस तरीके से, यानी क्रॉस बनाते हुए दिखाई देंगी। ठीक, फिर उसके बाद आगे हम बात करें पत्तियों के अलावा जैसे कैल्था है, पेट्रोलियम है ना, और लेकिन रेडनकुलस एक पर्णदलीय ऐसा होता है जिसमें विषम पर्णता है, ये आपको पढ़ना जरूरी है भाई। यानी एक ही पौधे में दो तरह की पत्तियां होती है, ठीक है, कुछ छोटी कुछ बड़ी। क्लीमेटिस की पर्ण पत्ती जो होती है उसमें पर्णरंध्र होता है, पेटियोल, ठीक है। पुष्पक्रम जो है वो इसके कई तरीके के है ना, ससीमाक्षी, विशाखी ससीमाक्ष, असीमाक्ष, सब तरह के होते हैं। पुष्प जो है उसमें दो सहपत्रिकाएं मिलेंगी और उभयलिंगी पुष्प मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनमें पुष्प अपूर्ण मिलेंगे और एक लिंगी मिलेंगे, ठीक है। दल पुंज की बात करें तो दल पुंज डेल्फिनियम में तो बाइदल कोट में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी, इसका जो कोर्स की बात करें अगर अपन तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि रेनन पॉलिसी के आर्थिक महत्व क्या है, और एक पॉइंट जो आता है वो रेनन पॉलिसी के आर्थिक गुण कौन कौन से, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। वो पूछ दिया जाता है क्योंकि रेनन पॉलिसी को स्टार्टिंग का माना गया है ना, स्टार्ट किया गया है, माना जाता है कि द्विबीजपत्री या फिर एक बीजपत्री बने होंगे, तो ये जो वो आर्थिक माना जाता है। तो ये कैसे पता चलता है कि जो पौधे आज भी इस पृथ्वी पर हैं वो बहुत पुराने रहे होंगे या उन्हीं से अन्य पौधों का विकास हुआ होगा, ये सब पता करने के लिए हमें उसके गुणों को पढ़ना पड़ेगा कि क्यों उसे पुराना इतना माना जाता है, पौधे उसके आज भी है, उसे ही विकास का पहला स्तंभ क्यों माना जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे बटरका दल या रेनन पॉलिसी के आद्य ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे बन के आता है इसमें क्वेश्चन कि रेनन पॉलिसी कुल के पौधों को या रेनन पॉलिसी कुल को आद्य क्यों माना जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों माना जाता है, पहला आप लिखोगे कि पत्तियां सरल है और एकांतर, क्योंकि अब जो पत्तियां बाकी जो है उनमें फूल बड़े अलग अलग तरीके के सर्किल, चक्राकार, क्रॉसेट ऐसे बहुत तरीके के हो जाते हैं ना, तो पत्तियां पर्ण के बाद अगला है कि पुष्प जो है वो कैसा होता है, पुष्प द्विलिंगी और त्रिज्याक्ष समेत होता है, लेकिन डेल्फिनियम और एक्वालिजिया में एक व्यास समेत होते हैं। देखो एक व्यास समेत और त्रिज्याक्ष समेत पौधे कौन से होते हैं,
पुष्प पुष्प जो है वो कैसा है द्विलिंगी है, ये नर संरचना और मादा संरचना समझ जाओगे ना आप लोग, ये नर और मादा दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद अगला है कि पुष्प जो है वो त्रिज्यांश से संबंधित है। देखो भाई त्रिज्यांश संबंध का मतलब है जैसे कोई फ्लावर, ठीक है, इस फ्लावर को आप कहीं से भी काटो ये बराबर ही है, यहाँ से काटोगे बराबर इससे, यहाँ से काटा बराबर, इधर से काटो तो बराबर, किसी भी तल किसी भी सममिति से काटो पुष्प हर सममिति से काटने पर बराबर खंडों में विभाजित होगा, जिसे कहते हैं त्रिज्यांश। लेकिन कोई ऐसा पुष्प हो तो अब इसको आप केवल एक ही तल से काट सकते हो जब ये बराबर हो, ठीक है। अब आप रिजॉइन करो, इसके बाद रिजॉइन कर लीजिए।